क्यों तुम्हारे साथ जाऊं, मैं कोई चोर या लफंगा नहीं हूँ। चाहूँ तो तुम्हें छोड़कर भी जा सकता हूँ, पर मेरा ज़मीर गवाही नहीं देना एक अकेली लड़की को इतनी रात गए सड़क पर छोड़कर जाऊं। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो मैं तुम्हें सेफली घर पहुंचा दूं, या तो तुम यहाँ बैठे बैठे इंतजार करो, क्या पता मुझसे भी ज्यादा कोई शरीफ इंसान मिल जाए। कृष की बातों की उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष ने उसकी चुप्पी को इनकार समझा। वो जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। अच्छा ठीक है, मुझे देर से घर नहीं जाना। मेरा फोन तोड़ा है, न मुझे होटल तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कृष ने नजर भर उस लड़की को देखा और फिर अपने हाथ को। ये देखते ही उस लड़की ने उसके हाथ को छोड़ दिया। कृष ने अपना ओवरकोट उतारा और उस लड़की की ओर बढ़कर कहा, आई थिंक ये कपड़ों अनकंफर्टेबल हो गए। रात भी ज्यादा हो गई है, इसे पहन लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उस लड़की के इनकार करने पर कृष बोला, भूलो मत, तुम्हारे साथ एक लड़का खड़ा है। मुझे ड्राइव भी करना है। तुम पीकर गाड़ी चलाओगे? उस लड़की के ये पूछने पर शिव ने एक गहरी सांस छोड़ी। मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैंने सिर्फ एक शॉट लिया है। मैं सेफली ड्राइव कर सकता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें सेफली तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा। अब पहन लो इसे। कृष के इतना इंसिस्ट करने पर उस लड़की ने उसके हाथों से उसका ओवरकोट ले लिया। कृष आगे चल रहा था और वो लड़की उसके पीछे पीछे। कृष ने पेंट की पॉकेट में गाड़ी की चाबियां निकाली। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और वो लड़की अंदर बैठ गई। कृष भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई, वो लड़की मन ही मन खुद से बोली। खुद तो पीकर गाड़ी चला रहा है और मुझे रूल्स फॉलो करने के लिए कह रहा है। उस लड़की ने कोशिश की लेकिन उससे सीट बेल्ट नहीं लग रहा था। तभी कृष उसके करीब चला आया। ये देख, वो लड़की पीछे सीट से जा टिकी। आंखें ऐसी हो गई थी मानो अभी बाहर आ जाएगी। कृष का पूरा ध्यान उसकी सीट बेल्ट लगाने पर था। उसने आहिस्ता से अपना चेहरा उठाया और होठों पर एक मुस्कुराहट बिखेरी। ये अदा कातिलाना थी। कृष उससे दूर हो गया और अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अनजान लोगों को अपना नाम नहीं बताती। कृष ने अजीब नजरों से उसे देखा, मानो उसकी इस बात पर वो खुलकर हंसना चाहता हो। अनजान शख्स के साथ सफर तय कर सकती हैं लेकिन नाम नहीं बता सकती, कृष ने मन में कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर खामोशी थी। कृष बार बार आईने से उसका दीदार कर लिया करता। इसमें कोई शक नहीं था, वो बहुत प्यारी थी। खुद को स्ट्रोंग दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो अंदर से डरी हुई थी। कृष ने उसे होटल ड्रॉप किया। तुम यहाँ रहती हो? तुम्हारा घर नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो बस यहाँ। ये कहते कहते वो लड़की रुक गई। 1 मिनट में क्यों तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूँ, वो भी किसी अजनबी को? बिल्कुल भी नहीं। मुझे आइंदा से फॉलो मत करना, उस लड़की ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा और गाड़ी से निकलकर चली गई। कृष मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रहा था, माना कि नखरे वाली हैं, थोड़ी दिमाग से बच्ची हैं लेकिन फिर कमाल की हैं। कृष गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चला गया। रात का वक्त, ऊटी सिद्धि डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा रही थी। अनिकेत वैदेही को साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। वाओ, आज कुछ खास है, क्योंकि दूर तक खुशबू आ रही थी। खास तो है, मैंने वेदों की पसंद की खीर बनाई है। सिद्धि के ये कहने पर वैदेही ने दोनों हाथों को जोड़कर एक दिल बनाया। थैंक यू मौसी, सिद्धि मुस्कुरा दी। कृतिका और शक्ति भी सबके बीच चले आए। अनिकेत ने शक्ति की ओर देखकर पूछा, आज हमारे शक्ति का मूड ऑफ है, क्या होगा? क्यों नहीं, उसकी मॉम ने उसे डांटा जो है, कृतिका ने कहा तो अनिकेत बोला, पर क्यों सिद्धि? अनिकेत, कृतिका हमेशा उसकी तरफदारी करती हैं, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। मैं बेवजह क्यों डांटूंगी, गलती की है इसलिए तो डांटा है। सिद्धि ने अपनी बात पूरी की तो अनिकेत बोला, अच्छा ठीक हो, इस बात को यही खत्म करते हैं। अब कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं करेगा। शक्ति से सॉरी टू मॉम। शक्ति चुप रहा। कुछ पल बाद उसने सॉरी कहा। चलो, उसने अब सॉरी भी बोल दिया। अब प्लीज तुम आगे कुछ मत कहना। ये बोल कृतिका ने सिद्धि का हाथ पकड़ उसे भी चेयर पर अपने साथ बिठा लिया।
वैदेही ने स्पून से प्लेट में राइस को सर्कल शेप दिया और स्माइली बनाकर प्लेट को शक्ति की ओर बढ़ा दिया। शक्ति ने उस स्माइली को देखा और फिर वैदेही को। वैदेही मुस्कुरा दी और उसे देख शक्ति के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। डिनर के बाद अनिकेत स्टडी रूम में चले गए। सिद्धि और कृतिका किचन के काम में जुट गई। वैदेही अपनी डॉल लेकर शक्ति के कमरे में चली आई। तुमने आज सैड सा फेस बनाई है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम अभी भी मौसी से गुस्सा हो। मैं मॉम से कभी गुस्सा नहीं होता। बिकॉज आई लव हर, शक्ति ने कहा। वैदेही मुस्कुराकर बोली, वो भी तुमसे बहुत सारा लव करती है। अच्छा ये बताओ, आज तुमने फाइटिंग क्यों की थी? मेरे क्लासमेट बातें कर रहे थे। मैं तुमसे मिलने से तुम्हारी क्लास में जाने वाली थी, लेकिन टीचर आ गई। शक्ति चेयर पर बैठते हुए बोला, एक लड़की ने आज मुझे रेड रोज दिया लेकिन मैंने नहीं लिया। फिर कुछ बॉयज ने उसे परेशान किया और उसके रोज को भी तोड़ दिया। वो रो रही थी इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। तुम कितने अच्छे हो, सबकी हेल्प करते हो। वैदेही की बात पूरी हुई तभी उसने सिद्धि को अंदर आते देखा। वेदू, ये तो सोने का टाइम है ना, अपने कमरे में जाओ। ओके मौसी। वैदेही उसकी हर बात मानती थी। सिद्धि शक्ति के पास चली आई। तुमने फाइट की, तुम्हें भी चोट आई होगी ना, दिखाओ मुझे अपना हाथ। सिद्धि उसके हाथ को उलट पलट कर देख रही थी। कोहनी के पास कुछ खरोंचें लगी थीं। उसे छूते ही सिद्धि ने अपने अंदर दर्द महसूस किया। वो कितना ही उसे क्यों न डांट ले, लेकिन माँ का दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता। तुम्हें दर्द हुआ होगा ना? शक्ति ने न में अपना सिर हिला दिया। हाँ क्यों नहीं, तुम आयरन मैन हो ना। चलो अब सोने का टाइम हो गया। सिद्धि उसे बेड पर ले आई। शक्ति उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। सॉरी मॉम, शक्ति ने कहा। सिद्धि ने उसके माथे पर हाथ फेरा और झुककर उसके माथे को चूम लिया। मैं फाइट करने से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि उससे तुम्हें भी चोटें आएगी और ये अच्छी बात नहीं होती। आप ही तो सिखाती हैं गर्ल्स को, जो टीच करते हैं वो बैड बॉय होते हैं। मैंने जिन लोगों से फाइट की उन्होंने एक लड़की को रुलाया, इसलिए मैंने फाइट की। शक्ति की बातें सुन सिद्धि चुप पड़ गई। उसे खुशी इस बात की थी वो अपने बेटे को अच्छी बातें सिखा रही थी जिस पर वो अमल भी करता था, लेकिन डर भी था उसके व्यक्तित्व को लेकर क्योंकि वो हर बार शिव की झलक दिखाता। इसी बात से सिद्धि कांप जाया करती। सिद्धि उसके बालों को सहलाते हुए बोली, हाँ मैंने आपको जो कहा वो सच है, लेकिन इस तरह फाइट करना अच्छी बात नहीं। ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें टीचर को कंप्लेंट करनी चाहिए थी। आगे से तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। चलो अब आंखें बंद करो, तभी तो स्वीट ड्रीम्स आएंगे। शक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धि तब तक उस कमरे में रुकी रही जब तक उसने अपनी आंखें बंद न कर ली। सिद्धि ने कमरे की लाइट्स ऑफ की और अपने कमरे में चली आई। उसने खिड़की से पर्दा हटाया और आसमान की ओर देखने लगी। छोड़ाए हम वो शहर जहां अनगिनत यादें बसी थी। लोग थे कुछ अपने कुछ पराये। बहुत से चेहरे थे जिनकी शख्सियत से डर लगता था। कुछ खुशी तो कुछ गमों के पल में सब कुछ छोड़ आई। 7 साल गुजर गए लेकिन मेरा वक्त गुजरता ही नहीं। जिंदगी आज भी ठहरी हुई लगती है। संजय लिविंग रूम में बैठे फाइलें देख रहे थे। मेड ने आकर पूछा, सर आपका डिनर लगा दूं? हाँ लगा दो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, संजय ने जवाब दिया। मेड के जाने के बाद संजय का फोन वाइब्रेंट हुआ। अमायरा का कॉल देख संजय ने तुरंत रिसीव किया। कैसी हैं मेरी डॉल? एकदम फर्स्ट क्लास भैया। तुम इतनी रात तक जाग रही हो? सोई नहीं अभी तक। संजय के ये पूछने पर अमायरा बोली, नहीं भैया, आज फ्रेंड्स के साथ क्लब में पार्टी थी। थोड़ी देर पहले ही होटल पहुंची हूँ। तुम क्लब गई थी? तुमने ड्रिंक तो नहीं की ना? संजय ने उसकी फिक्र जताते हुए कहा। तभी अमायरा बोली, भैया आपको पता है न मैं कभी ड्रिंक नहीं करती। मेरे फ्रेंड्स भी जानते हैं, इसलिए मुझे कोई फोर्स नहीं करता और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इतनी फिक्र मत किया कीजिए मेरी। तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब भी मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा क्योंकि तब भी तुम मेरे लिए मेरी डॉल रहोगी। संजय की बात काटते हुए अमायरा बोली, प्लीज भैया आप बस भी कीजिए ना। ये सब मुझे किसी फिल्म की स्टोरी लग रही हैं। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह उठना भी है।
ये बोल अमायरा ने कॉल कट कर दिया। संजय मुस्कुरा दिया। मेड दोबारा डिनर के लिए बुलाने आए तो संजय उठकर उसके साथ चल दिए। अगली दिन सुबह का वक्त सिद्धि बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने चादर को दोनों हाथों की मुट्ठियों में कसकर भींचा हुआ था। माथे पर पसीना झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बुरा ख्वाब देख रही हो। अचानक ही उसकी नींद टूटी गई और वो घबराकर उठ बैठी। नहीं, सिद्धि इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसने अपने चेहरे को छूकर देखा और महसूस किया वो सही सलामत हैं। सिद्धि धीरे धीरे कर अपने आप ही शांत हो गई। घड़ी में वक्त देखा, सुबह के 7 बजने वाले थे। सिद्धि अपने रोजाना के काम पर लग गई। बाहर गार्डन में अनिकेत, शक्ति और वैदेही को योगा सिखा रहे थे। कृतिका कमरे में डस्टिंग कर रही थी। खिड़की से बाहर का नजारा देखा तो मुस्कुरा दी। सिद्धि किचन में काम करने रही थीं। उसने कृतिका को आवाज लगाई, अच्छा कृतिका, तुम्हारे पोहे में मूंगफली डालूं या नहीं? मत डालना यार, आजकल जोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो रही हैं। कृतिका ने जवाब दिया। अच्छा ठीक ठाक है, नहीं डालूंगी। अब खुश वैसे किसे देखकर मुस्कुरा रही हो? सिद्धि के इस सवाल पर कृतिका फिर से हंस पड़ी। जरा बाहर का नजारा तो देखो। अनिकेत बच्चों को योगा सिखाने ले गए हैं, लेकिन वो लोग खुद उसे योगा सिखा रहे हैं। सिद्धि ने आगे बढ़कर खिड़की से बाहर की ओर झांका। बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग टीचर हो और अनिकेत स्टूडेंट। सिद्धि भी ये देख मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वो तीनों अंदर चले आए। वेदु, शक्ति, अपने अपने कमरे में जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। कृतिका ने उन दोनों को ही तैयार होने के लिए भेज दिया। सिद्धि ने कॉफी ट्रे में रखते हुए कहा, कृतिका कॉफी तैयार है। अच्छा, मैं ये कॉफी प्रोफेसर साहब को ही देकर आती हैं। तुम जरा वेदु को देख लो, वो बिना मदद के ड्रेस ठीक से नहीं पहन पाती, मालूम है, इसलिए उसके पास जा रही हूँ। तुम ये कॉफी ले जाओ वरना ठंडी हो जाएगी। सिद्धि ने कहा तो कृतिका कॉफी लेकर चली गई। वो अपने कमरे में पहुंची। अनिकेत ने टाई पहनने के लिए उठाई ही थी कि तभी कृतिका उनके पास चली आई। लाइए मैं पहनाती हूँ। वैसे भी बिना मेरी मदद के आप भी अपनी बेटी की तरह ठीक से तैयार नहीं हो पाते। अनिकेत ने मुस्कुराकर कृतिका को कमर से थाम लिया। तुम जैसे हमसफर के बिना तो जिंदगी का एक कदम चलना भी मुश्किल है। सच बताऊं, सवेरे सवेरे तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ तो पूरा दिन मुस्कुराते हुए बीतता है। कृतिका ने अपनी भौहें उचकाई। तारीफ करना कोई आपसे सीखे। चलिए अपनी कॉफी खत्म कीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ठीक है, कॉफी खत्म करता हूँ। तुम जल्दी से मेरा रुमाल प्रेस कर दो। ये कहते हुए अनिकेत ने कॉफी का कप उठा लिया। सिद्धि वैदेही के बाल बना रही थीं। मौसी, मुझे न ये वाला क्लिप लगाओ। मैं बटरफ्लाई हूँ ना, ये वाला क्लिप लगाऊंगी और फिर मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ जाऊंगी। सिद्धि उसकी बातें सुन मुस्कुरा दी। उसने उसके बालों में क्लिप लगाते हुए कहा, ठीक है, उड़ जाना, लेकिन संभल कर और ज्यादा ऊपर मत उठना वरना मैं अपनी बटरफ्लाई को पकड़ूंगी कैसे। चलो जाओ, अब नीचे जाकर मॉम से कहो आपका नाश्ता लगा दे। मैं शक्ति को देखकर आती हूँ। वैदेही अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। सिद्धि शक्ति के रूम में पहुंची। वैसे वो अपने बच्चों की उम्र से ज्यादा समझदार था और बिना किसी की मदद के बहुत से काम अकेले कर लिया करता। सिद्धि उसके कमरे में चली आई। कमरे को उसने ज्यादा गंदा भी नहीं किया गया था। तुम रेडी हो गए शक्ति? यस मॉम, आई एम रेडी, शक्ति ने कहा। सिद्धि उसके पास चली आई। उसने उसका कॉलर ठीक करते हुए कहा, गुड बॉय, आज तुम्हारे साथ मैं स्कूल जाऊंगी। वहाँ टीचर के सामने किसी भी तरह की बदतमीजी मत करना। जो तुम्हारी गलती है उसे एक्सेप्ट करना और टीचर से सॉरी बोलना। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शक्ति ने हाँ में जवाब दिया। सिद्धि उसे लेकर नीचे चली आई। कृतिका सबका नाश्ता लगा रही थी। सिद्धि चेयर पर बैठते हुए बोली, अम्मा ने कहा था उन्हें आने में देर हो जाएगी, तुम उनका इंतजार करना, अकेले घर का काम शुरू मत कर देना। सिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही हैं कृतिका, और अपनी कमर की चोट का ख्याल रखा करो। चोट अभी तक ठीक नहीं हुई, अनिकेत ने कहा। कृतिका अजीब सा मुंह बनाकर बोली, आप दोनों बस भी कीजिए ना।
कोई छोटी बच्ची थोड़ी न हूँ मैं। बच्चों के सामने समझाने बैठ जाते हैं। उसका चेहरा देखकर अनिकेत और सिद्धि दोनों को हंसी आ गई। सुबह का वक्त मेलबर्न एक्वेरियम में कई तरह की मछलियां थी, तरह तरह की जलीय जीव जंतु। कई लोग उन्हें देखने में मग्न थे और कई लोग उनके साथ तस्वीरें ले रहे थे। क्रिश कानों में ब्लूटूथ लगाए हाथों में कॉफी पके वही टहल रहा था। बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वाइट पैंट और डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी उसने। उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। तुम सबको और कोई जगह नहीं मिली, मुझे यहाँ मछलियों के बीच छोड़ दिया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, बस यार थोड़ी देर और इंतजार कर, हम शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। तुम लोगों को सुबह सुबह शॉपिंग करनी है क्यों? पूरा दिन वक्त नहीं मिलने वाला था क्या? क्रिश के ये पूछने उसके दोस्त ने कहा, मत पूछ यार, गर्लफ्रेंड रखना कितना मुश्किल काम है। अब उसने नई ड्रेस की डिमांड कर दी, इसलिए ये खरीदने आया है। मैं सच बता रहा हूँ, वो प्यार व्यार नहीं करती इससे। वो लूट रहे हैं और ये लूट रहा है। तुम सब भी अजीब हो और तुम सब की। क्रिश कहते कहते रुक गया क्योंकि सामने से आ रही एक लड़की उससे टकरा गई थी। क्रिश ने उसे कसकर थाम लिया। आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये वही लड़की थी जिससे कल रात उसकी मुलाकात हुई थी। उस लड़की ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थे, हाथ में कैमरे को पकड़ा हुआ था। शायद तस्वीरें लेते लेते वो उल्टे पांव चल रही थी और इसी वजह से क्रिश से टकरा गई। जैसे जैसे कर उस लड़की ने अपनी आंखें खोली, उसे क्रिश का शांत चेहरा नजर आया। ये देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत क्रिश से दूर हो गई। तुम यहाँ आने में कौन सी बड़ी बात है? टिकट खरीदी और अंदर चला आया। वैसे तुम तो वही जो कल रात। क्रिश की बात काटते हुए उस लड़की ने कहा, तुम तो बड़े चीप निकले। मतलब कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? व्हाट, तुम्हें लगता है मैं चीप हूँ और तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? लेकिन मेरा ऐसा करने के पीछे वजह क्या है? क्रिश ने सवाल किया। वो लड़की कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी वहां एक अनाउंसमेंट हुई। मिस अमायरा, वी हैव रिसीव्ड योर आईडी कार्ड, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर आईडी फ्रॉम द रिसेप्शन। ये सुनते ही अमायरा ने तुरंत अपना पर्स चेक किया। मेरा आईडी कार्ड नहीं। अमायरा दौड़ पड़ी। क्रिश कहा उसका पीछा छोड़ने वाला था, उसे भी तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अमायरा ने रिसेप्शन पर आकर अपना नाम बताया। इज दिस योर आईडी कार्ड? यस दिस इज माइन। अमायरा अपने आईडी कार्ड को देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो बहुत बड़ी खुशी छीनते छीनते बच गई हो। वो अपनी आईडी को देख रही थी, तभी पीछे से किसी ने कहा, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ऊटी। ये सुनते ही अमायरा पीछे की ओर पलटी। क्रिश उसके ठीक पीछे खड़ा था। ऊटी यानी इंडिया में? तुम तमिलनाडु से हो? हाँ हूँ, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो, अमायरा ने बिगड़ते हुए कहा। क्रिश उसके नजदीक चला आया। डर की वजह से अमायरा पीछे की ओर झुकती चली गई। क्रिश ने उसकी बाह के इर्द गिर्द टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाए और लगभग उस पर झुकी हुई अवस्था में वो खड़ा रहा। क्रिश ने होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरी। मुझे क्यों कोई मतलब होगा? मैं तो ये सोच रहा था, पिछली रात मैंने जिस लड़की की इतनी मदद की, वो मुझे थैंक यू बोलने की बजाय किसी अजनबी की तरह पेश आ रही हैं। पता है ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? कोल्ड हार्टेड। अपनी बात पूरी कर क्रिश उससे दूर हो गया। अमायरा उसे जाते हुए देख रही थी। पीछे खड़े रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम इज ही योर बॉयफ्रेंड? अमायरा ये सुनकर चिढ़ गई। इतना घटिया बॉयफ्रेंड मेरा कभी नहीं हो सकता। ये बोल वो वहां से चली गई। वो मेन गेट के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे कुछ ख्याल आया। गिरते वक्त उसके हाथ में फोन था, जो कि शायद वही गिर गया। अमायरा ने अपना बैग अच्छे से देखा, लेकिन उसमें फोन नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ओह नो! अमायरा वापस भागती हुई अंदर गई। उसने उसी जगह तलाशी ली जहां वो क्रिश से टकराई थी। क्रिश के हाथ से कॉफी नीचे गिर चुकी थी, इसलिए सफाईकर्मी वहां सफाई कर रहा था। अमायरा को वहां फोन कहीं नहीं दिखा। उसने सफाईकर्मी से पूछा, लिसन माई फोन फेल हियर, डिड यू सी इट? नो आई हैवंट सीन एनी फोन। अमायरा ने रोनी सी सूरत बना ली। भैया सच कहते हैं, तू कभी कोई चीज संभाल कर नहीं रख सकती। ब्रांड न्यू फोन था।
1 हफ्ता भी नहीं हुआ उसे और तूने उसे खो दिया। अमायरा रो रही थी तभी उसके किसी ने रुमाल बाया। अमायरा ने चेहरा घुमाकर पीछे की ओर देखा। वो शख्स और कोई नहीं क्रिश था। आंसू पोंछ लो, बेकार में मेकअप धुल जाएगा। अमायरा ने बुरा सा मुंह बनाया और उसका हाथ झटकते हुए बोली, ये नेचुरल ब्यूटी है, कोई मेकअप अप नहीं। अच्छा जरा छू कर देखूं। क्रिश ने उसके गालों को टच किया तो अमायरा ने अपने कदम पीछे ले लिए। डोंट वॉक में अदरवाइज आई विल स्लैप यू, तुम तो सचमुच झूठी हो। मेकअप नहीं किया तो फिर ये क्या है? क्रिश ने अपने हाथ दिखाए जिससे अभी अभी उसने अमायरा के गालों को छुआ था। मैंने बस थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, इसे मेकअप नहीं कहते। अमायरा काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी। वो पैर पटक कर जाने लगी तो क्रिश ने कहा, हे लिटिल रैबिट, क्या इसे ले जाने का इरादा नहीं है? उसकी बातें सुनकर अमायरा रुक गई। क्रिश अपना हाथ ऊपर उठाया जिसमें उसने अमायरा का फोन पकड़ रखा था। मेरा फोन, ये बोल अमायरा दौड़ पड़ी। उसने अपना फोन लेना चाहा तो क्रिश अपना हाथ ऊपर कर लिया। अमायरा ने उछलने की कोशिश की लेटी ले नहीं पाई। ये क्या बचकाना हरकतें हैं? मेरा फोन दो मुझे। बचकाना हरकतें तो तुम्हारी है। से सॉरी टू मी और अपना फोन ले जाओ। क्रिश की बात सुन अमायरा उसे घूरने लगी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? एक तो तुमने मेरा फोन चुराया और अब मैं तुम्हें सॉरी बोलूं। क्रिश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने तुम्हारे फोन को संभाल कर रखा और तुम्हें देने तुम्हारे पास चला आया। तुम मुझे चोर बोल रही हो? ठीक है, फिर चोर ने तुम्हारा फोन चुरा लिया। जाओ जाकर पुलिस कंप्लेंट करो। क्रिश वहां से जाने लगा तो अमायरा ने नमे सिर हिला दिया और दौड़कर उसके आगे चली आई। अमायरा अपने दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे मेरा फोन वापस करो। क्रिश बिना कुछ बोले उसके हाथ के नीचे से निकलकर चला गया। अमायरा बस देखती रह गई। ऐसे कैसे वो क्रिश को जाने दे सकती थी? अमायरा उसका पीछा करते करते बाहर तक चली आई। क्रिश अपनी गाड़ी में बैठने ही जा रहा था तभी अमायरा ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। ऐसे नहीं जा सकते तुम। मुझे मेरा फोन वापस कर दो। लिटिल रैबिट, चोर फोन आसानी से वापस नहीं करते। जाओ जाकर पुलिस कंप्लेंट करो, वो तुम्हें तुम्हारा फोन दिलवाएगी। क्रिश ने बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब दिया। अमायरा थक चुकी थी। उसने हार मानना ही ठीक समझा। सॉरी, गुस्से में मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरा फोन वापस कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्रिश उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, तुम्हारी छोटी सी नाक ज्यादा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ा बर्दाश्त करना सीख लो। एक सॉरी बोलने में तुमने इतना वक्त लगा दिया। मैजिकल वर्ड्स की तो उम्मीद बहुत दूर की बात है। तुम्हारा मतलब क्या है? अमायरा के ये पूछने पर क्रिश सीधा खड़ा हो गया। उसने अमायरा का फोन वापस किया। चीजों का ख्याल रखा करो और फोटोग्राफी करनी है तो आगे पीछे थोड़ा देख लिया करो। अमायरा को अपना फोन मिल चुका था। आगे उसने कुछ नहीं कहा और जाने लगी तभी क्रिश ने पीछे से टोका, लिटिल रैबिट, मुझसे मेरा नाम नहीं पूछोगी। अमायरा रुक गई। उसने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मैं तुमसे फिर नहीं मिलूंगी, इसलिए नाम की जरूरत नहीं। क्रिश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नखरे बहुत ज्यादा करती हैं पर कोई नहीं, मुझे पसंद हैं। JSS इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी। सिद्धि प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी थी। वहां शक्ति की क्लास टीचर भी थी। उन्होंने सिद्धि को कल हुए हादसे के बारे में पूरी बात बताई। मिसेज आचार्य, शक्ति का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। IQ लेवल भी हम उम्र बच्चों के मुकाबले तेज हैं, इसलिए हमने इसे सेकंड स्टैंडर्ड से सीधा थर्ड स्टैंडर्ड में लिया। स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने क्लासमेट से अच्छा बिहेव करना भी जरूरी है। इस तरह झगड़ना एक अफेस की तरह है। जिन बच्चों को चोटें आई हैं उनके पेरेंट्स ने काफी शिकायतें की हैं। सिद्धि ने शक्ति की ओर देखा। जैसा उसने कहा था वो बिल्कुल शांत और चुप खड़ा था। सिद्धि ने शक्ति की ओर देखकर कहा, से सॉरी टू योर टीचर्स। शक्ति ने उसकी बात मानकर टीचर को सॉरी कहा। शक्ति, बाहर मेरा वेट करो, मॉम को टीचर से कुछ बात करनी है। सिद्धि के कहने पर शक्ति प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चला गया।
सिद्धि ने प्रिंसिपल से कहा, मैंने अपने बेटे को हमेशा सिखाया है, जो सही है उसकी रिस्पेक्ट करो और खासकर औरतों की रिस्पेक्ट, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। शक्ति मुझसे कभी झूठ नहीं कहता। कल हुई सारी बातें उसने मुझे बताई। प्लेग्राउंड में कुछ बच्चों ने एक लड़की को परेशान किया, उसे रुलाया और इसी बात पर वहां झगड़ा हुआ। कहीं न कहीं लापरवाही आपकी तरफ से ही हुई है। शक्ति ने गलती की होगी और मैं उसकी तरफ माफी मांगती हूँ। आपको विश्वास दिलाती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आशा करती ही कि आपकी तरफ से भी आगे से कोई चूक नहीं होगी जिससे बात यहाँ तक बढ़े। जो भी बातें थी सिद्धि ने साफ और सीधे कहा। प्रिंसिपल ने आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहा, आप सही कह रही है, हमें भी अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आगे से स्कूल अथॉरिटी भी इसका ख्याल रखेगी। कुछ देर वहां बिताने के बाद सिद्धि रूम से बाहर निकल गई। शक्ति वहां बाहर ही खड़ा था। सिद्धि ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो शक्ति उसकी ओर पलटा। सिद्धि ने होठों पर मुस्कुराहट बिखेरी, मैंने टीचर से बात कर ली है। तुम्हें याद है न, तुमने मॉम से प्रॉमिस किया है, आगे से तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। शक्ति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है, तुम अपने क्लासरूम में जाओ, मॉम को ऑफिस जाना है। शक्ति अपनी क्लास में चला गया और सिद्धि ऑफिस के लिए निकल गई। आज वो ऑफिस देर से पहुंची थी। सुधा उसकी डेस्क के पास चली आई। गुड मॉर्निंग सिद्धि, आज आने में देर कैसे हो गई? मैंने सर को कॉल कर दिया था, आज आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। शक्ति के स्कूल गई थी, सिद्धि ने जवाब दिया। हरीश ने अपनी चेयर रोल की और सिद्धि की ओर देखकर कहा, बहुत दिन हो गए शक्ति से मिले, उसका नेचर मुझे काफी पसंद है। तुम्हें पता है सिद्धि, उसकी बातें अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग हैं। तुम बता सकती हो ऐसा क्यों? सिद्धि ने पेपर समेटते हुए कहा, तुमने बैलेंस शीट अभी तक मेरे टेबल पर नहीं रखी। ओह सॉरी, अभी पूरा करता हूँ। हरीश तुरंत अपने काम पर लग गया। सिद्धि का फोन बज रहा था, उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो सर। सिद्धि, शाम की मीटिंग के लिए मैंने फाइल तैयार करने को कहा था। सर मैं वही काम कर रही हूँ, कुछ मिस्टेक हैं, मैं करेक्शन करके 1 घंटे में आपके टेबल पर पहुंचा दूंगी। सिद्धि का जवाब सुन संजय ने कॉल कट कर दिया। अहमदाबाद वालिया हाउस। महेश जी चाय का कप पके अखबार की सुर्खियां देख रहे थे। ऊपर कमरे से शोर सुनाई दे रहा था, जिसे सुन वो मुस्कुरा दिए। शिखा काफी गुस्से में लग रही थी। बेड के एक तरफ दक्ष खड़ा था और दूसरी तरफ उसका बेटा ओम, दोनों ने सिर्फ टॉवल बांध रखा था। शिखा गुस्से से बोली, मुझे समझ नहीं आता, मुझे परेशान करके क्या मिलता है आप दोनों को? किसी ने टाइम देखा है? मैं जब तक पीछे न पड़े कोई बिस्तर नहीं छोड़ता, 4 बातें न सुनाऊं, किसी से रेडी नहीं हुआ जाता। चुपचाप से जाकर तैयार हो जाओ, वरना आज नाश्ता नहीं दूंगी किसी को। ओम, अपने कमरे में जाओ, आधे घंटे के अंदर तुम मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं दिखे तो तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारी भी खबर लूंगी। ओम ने लाचारगी से दक्ष की ओर देखा। इस वक्त वो भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। ओम चुपचाप उस रूम से बाहर चला गया। शिखा, इतना गुस्सा मत करो, किया करो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। दक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो शिखा ने उसका हाथ झटक दिया। इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, मक्खन लगाने की कोशिश नहीं करे तो अच्छा है। चुपचाप से जाकर रेडी हो जाए, मैं नीचे जा रही हूँ। शिखा धमकी देकर वहां से चली गई। दक्ष ने अपने बाल नोच लिए। ये किसी हिटलर से कम नहीं, अब तो दम घुटने लगा है। इससे अच्छा मैं कुंवारा ही ठीक था। शिखा नीचे आई तो महेश जी ने पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी गुस्से में क्यों हो? डैड, इन दोनों बाप बेटों को मुझे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। मैं उन्हें जगाकर आई और कहा, रेडी होकर नीचे आ जाना। नहाने के बाद दोनों बाप बेटे मिलकर वीडियो गेम खेलने रहे हैं। न ऑफिस जाने की टेंशन और न स्कूल जाने की। आप ही बताइए, सारा हेड एक इन दोनों ने मेरे सिर पर डाल दिया है। क्या गुस्सा न करूं? शिखा की बातें सुनकर महेश जी ने कहा, गुस्सा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी सेहत खराब हो जाए। तुम ही हो जो इस घर को संभाल रही हो, खुद को मजबूत रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आहिस्ता आहिस्ता शिखा का गुस्सा भी कम होता चला गया।
उसने मेड से नाश्ता लगाने को कहा। दक्ष और ओम एक साथ नाश्ते की टेबल पर पहुंचे। सैंडविच को देखकर ही दोनों ने मुंह बना लिया। शिखा बोली, खाने को सिर्फ देखना नहीं है, उसे खाना भी है। डैड मॉम से बोलिए न नाश्ता में चेंज करें। मैं रोज रोज सैंडविच नहीं खा सकता बेटा, वो शादी से पहले मेरी बातें सुना करती थी, अब मैं उसकी सुनता हूँ, तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। जो बना है का लो, वरना तुम्हारी मॉम फिर से गुस्सा हो जाएगी। ये कहते हुए दक्ष अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। ओम भी चुपचाप जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी मॉम के आगे डैड की जुबान नहीं चलती थी, बेचारा वो क्या कहता। खाते वक्त दक्ष का ध्यान अपने फोन में था, तभी शिखा बोली, एटलीस्ट खाने के वक्त तो फोन को आराम करने दीजिए। सॉरी, ये बोल दक्ष ने फोन बंद कर दिया। मल्होत्रा विला में सुबह का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया जा रहा था। इशिता ने दानिश से कहा, जाओ सबको नाश्ते के लिए बुला लाओ। दानिश ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। इशिता ने प्लेट्स नीचे रखते हुए कहा, गीता ये सब काम मैं देख लूंगी, तुम जाकर बाकी चीजें ले आओ। गीता ने हाँ में जवाब लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। नंदिता अभी अभी वहां आई थी। उसने इशिता से पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? मैंने दानिश से बुलाने को कहा था, आते ही होंगे सब। इशिता की बात पूरी तो उसे सामने से ज्योति आती हुई नजर आई। अमर जी और तेजस भी नाश्ते की टेबल पर पहुंच चुके थे। इशिता सबको नाश्ता सर्व करने लगी। ज्योति ने कहा, कल माँ की बरसी है, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, हम सबका मंदिर में होना जरूरी है, इसलिए प्लीज आप लोग कल ऑफिस का कोई काम मत रखिएगा, याद है ज्योति? इसलिए मैंने सेक्रेटरी से कहकर कल किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट रखने के लिए मना कर दिया। अमर जी ने कहा। सबके चुप हो जाने पर नंदिता बोली, और शिव उससे बात की आपने? क्या तुम जानती नहीं 10 बार फोन करते हैं तब कहीं जाकर वो एक बार फोन उठाता है, कहाँ रहता है किसी को नहीं पता, हर 2-4 महीने में वो जगह बदलता रहता है। अमर जी ने कहा तो ज्योति बोली, इसमें भी उसी का दोष है क्या? हम सबका कोई दोष नहीं। सिद्धि के जाने के बाद उसने अपनी क्या हालत कर ली थी, आप सबने नहीं देखा था क्या? पूरे 1 साल तक वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहा। ठीक होने के बाद भी उसने इस घर में कदम नहीं रखा। वो हर रिश्ते से भागने लगा और हमने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। बड़ी माँ किसी ने उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा। हम सबको उनकी बहुत चिंता है। उनकी जिद आप भी जानती हैं। वो जो एक बार ठान लेते हैं उसके बाद किसी और की नहीं सुनते। उन्होंने कहा वो अपना काम अपने तरीके से संभालेंगे। वो भले ऑफिस नहीं आते, जहाँ कहीं भी रहते हैं अपना काम बखूबी निभाते हैं। तेजस की बात पूरी हुई तो नंदिता बोली, ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाता है लेकिन घर की जिम्मेदारी, मुझसे बात करना भी कम कर दिया है उसने। तुम कहते क्यों नहीं वो घर आ जाए? इशिता ने नंदिता की ओर देखकर कहा, कहाँ था बड़ी माँ? मैं और तेजस दोनों उनसे पिछले महीने मिलने गए थे। उन्होंने कहा यहाँ उनकी अनगिनत यादें बसी हैं। उनके गुनाह उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। तकलीफ बती है उनकी, इसलिए वो इस घर में कदम नहीं रखना चाहते। हम सब कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो सिद्धि को मन से नहीं निकाल पाए हैं। ज्योति ने कहा, आप सब मेरी माँ ने शिव की दूसरी शादी करवा देते हैं। सिद्धि का गम भरने वाली कोई आ जाएगी तो शायद वो ठीक हो जाए। ये सुन नंदिता बोली, तुम ठीक कह रही हो। जो दर्द की वजह है उसे ही दवा बननी चाहिए। ज्योति तुम बात करना उससे और शादी के लिए मनाना। उसकी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। तेजस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। ये सब कहने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान कुछ भी नहीं था। शाम का वक्त राव विला नर्मदा जी ने अभी अभी आरती खत्म की थी। होठों पर मुस्कुराहट थी। वो पीछे मुड़ी लावण्या भी उनके पास ही खड़ी थी और उन्होंने गोद में एक बच्ची को संभाला हुआ था। ये थी आनंद और माहिरा की बेटी स्वरा। बस साल भर की थी। लावण्या को बदल पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि वक्त के साथ साथ उसने माहिरा को एक्सेप्ट करना सीख लिया और जब पहली बार अपनी पोती को अपनी गोद में उठाया तो रो पड़ी। कठोरता कितनी ही क्यों न हो, लेकिन ममता का घाव भी कहीं न कहीं था जो छलक गया। पोती के नखरे सराखों पर थे। किसी को इजाजत नहीं थी उनके सामने कोई उनकी पोती को डांट सके।
लावण्या ने आरती सबसे पहले स्वरा को दी और खुद ली। नर्मदा जी पंडित जी से बोली, हम सबकी इच्छा थी 2 रोज बाद हमारी पोती का जन्मदिन है। उस दिन मंदिर में उसके नाम से पूजा करनी थी हमें। ऐसी बात है तो आप निश्चित हो जाइए, मैं सारा इंतजाम कक्ष दूंगा। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। स्वरा ने अपना हाथ बाया और किसी को देखकर मुस्कुराने लगी। माहिरा अभी अभी हॉस्पिटल से लौटी थी। लावण्या ने स्वरा का हाथ नीचे करते हुए माहिरा से कहा, खबरदार जो मेरी पोती को गंदे हाथों ही छुआ तो जाओ, जाकर शावर लेकर आओ, उसके बाद इसे गोंद में लेना। माहिरा मुस्कुरा दी और अपने कमरे में चली गई। उसके और लावण्या के बीच झगड़े भी कब का बंद हो गए थे। झगड़ा तभी होता जब वो स्वरा को डोंट लगाती। आनंद और वनराज अभी अभी पार्टी ऑफिस से लौटे थे। आनंद अपने कमरे में चला आया। माहिरा आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। अचानक ही आनंद ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। माहिरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो अभी अभी माँ ने डांटा, पहले शावर लेकर आओ, उसके बाद मेरी पोती को छूना। आपको डांट नहीं लगाई क्या? आनंद उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनकी डांट तो मैं रोज ही खाता हूँ और मेरी बेटी को भी मजा आता है जब मेरी माँ मुझे डांटी। उस वक्त वो खिलखिलाकर हंसती हैं। आनंद की बातें सुन माहिरा को हंसी आ गई। आनंद ने अपनी आंखें छोटी कर ली। कहीं तुम्हें मेरी बातें झूठ तो नहीं लग रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ हमारी बेटी अपनी दादी की चहेती हैं। उसे थैंक्स कहती मैं अपनी सास का दिल नहीं जीत पाई, लेकिन उसने जरूर जीत लिया। आनंद ने माहिरा को अपनी ओर घुमाया। कोई नहीं, तुम मेरा दिल जीत लो। उसने माहिरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के करीब झुकने लगा। माहिरा ने आनंद के मुंह पर अपनी हथेली से रख दी। जरा वक्त देखिए जनाब, ये रोमांस का वक्त नहीं है। जाकर शावर ले लीजिए और नीचे आ जाइए, मैं कॉफी रेडी करती हूँ। माहिरा जाने लगी तो आनंद ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वापस से अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। कॉफी में शुगर भी डालना पड़ेगा। पहले मैं शुगर का टेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद कॉफी का टेस्ट भी ले लूंगा। आनंद ने अब की बार उसके होठों को छू लिया। माहिरा की उंगलियां उसके बालों तक पहुंच गई। सिद्धि इस वक्त अकेली गार्डन में टहल रही थी। काम से आराम भी जरूरी होता है। कुछ पुराने किस्से यूं ही आसानी से नहीं भुलाए जाए। उसकी जिंदगी के बहुत से लम्हे भुलाने लायक थे, अफसोस वो किसी को भी भुला नहीं पाई थी। आंखें बंद करती तो चाहने वालों का चेहरा नजर आ जाता और उस भीड़ में एक ऐसा चेहरा भी था जिसे वो देखना नहीं चाहती थी। कृतिका उसे ढूंढते हुए गार्डन में पहुंची। मुझे लगा ही था तुम यही होगी, और जाऊंगी भी कहाँ। भाग भाग कर थक चुकी हूँ, बस जब तक जिंदगी है यही ठहर जाऊं। सिद्धि ने कहा तो कृतिका बोली, तुम्हारी उलझी हुई बातें मुझे पहले समझ नहीं आती थी सिद्धि, लेकिन अब आने लगी हैं। तुम्हें और भी बेहतर तरीके से जानने लगी हूँ मैं। शक्ति और वैदेही सो गए क्या? सिद्धि ने पूछा तो कृतिका बोली, हाँ वैदेही तो काफी पहले सो गई थी, लेकिन शिव के कमरे की लाइट्स जल रही थी। मैंने जाकर सोने के लिए कहा तो उसने लाइट्स बंद की। एक बात कहो कृतिका, कभी कभी इस लड़के से मुझे डर सा लगता है। उसे देखकर नहीं लगता वो आम बच्चों की तरह है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे किसी चीज की कमी हो। उसके लिए दिन रात मेहनत की ताकि वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जिए, फिर भी वो नॉर्मल नहीं लगता। क्या मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए? सिद्धि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मुझे नहीं लगता किसी डॉक्टर की जरूरत है। वो अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन जेनेटिक होती हैं। खुद को देख लो, सिचुएशन हैंडल करने की पावर तुम में हम सबसे कहीं ज्यादा है। और तो और शिव। कृतिका कहते कहते रुक गई। सिद्धि ने कहा, चुप क्यों हो गई? यही कहना चाहती हो बाप से विरासत में उसे बहुत कुछ मिला। मेरा बस चलता तो उस आदमी के खून का एक कतरा तक उसके शरीर में नहीं रहने देती। अफसोस यहाँ मेरा बस नहीं। तुम्हें पता है हर पल मुझे क्या डर खाए रहता है। वो अपने बाप की आदतें न अपनाए।
मैं नहीं चाहती मेरा बेटा आगे चलकर रेपिस्ट कहलाए, इसलिए दिन रात कड़ी मेहनत करती हूँ और उसे हमेशा अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करती हूँ। सिद्धि को गुस्से में देख कृतिका ने उसे कसकर थाम लिया। शांत हो जाओ सिद्धि, क्या तुम्हारी मेहनत हम लोग नहीं जानते? मुझे आज भी उस दिन के लिए बहुत अफसोस होता है। काश तुम्हें उस दिन मैंने अकेला न छोड़ा होता, न तुम्हारा दामन तार तार होता और न आज तुम्हारी ये हालत होती। कसूरवार तो मैं हूँ, नहीं कृतिका, उस दिन जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। किसी और के किए का इल्जाम अपने सर मत लो, गुनाहगार वो थे। कृतिका सिद्धि से अलग हुई और बोली, तुमने ये बातें सबसे क्यों छिपाई? मुझे बताया होता या फिर किसी और को। पुलिस के पास क्यों नहीं गई? जानती हो कृतिका, हम जैसी लड़कियों का दुर्भाग्य क्या है, ऐसी जगह आकर हमारी हिम्मत दम तोड़ देती हैं। लड़ना चाहते हैं लेकिन लड़ नहीं पाते और हालात ऐसे बनते हैं कि हम जिंदगी भर खुद को कोसते रह जाते हैं, जैसे मैं खुद को कोस रही हो। सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे। रात काफी हो चुकी थी। दोनों घर के अंदर चले आए। कृतिका ने सिद्धि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब और मत रोना, जाओ जाकर सो जाओ। ये बोल कृतिका अपने कमरे में चली गई। रात का वक्त, एलिमेंट मेलबोर्न रिचमंड नीचे गार्डन में वेडिंग पार्टी अरेंज की गई थी। न्यूली वेड कपल का फोटोशूट चल रहा था। अमायरा इस वक्त अपने दोस्तों के साथ थी। उसने सिल्वर कलर की स्पार्कल वाली साड़ी पहनी थी। हाइट थोड़ी कम थी, फिर भी हाई हील्स में वो औरों के मुकाबले नॉर्मल थीं। अमायरा, क्या सोच रही हो? शादी तक ही रुकने का प्लान था क्या? कुछ दिन और रुक जाती, फिर साथ में टूर पर सिडनी चलते। सॉरी यार, इस लड़की ने अचानक से वेडिंग प्लान कर लिया। सेमेस्टर के बीच से मैं छुट्टियां लेकर आई हूँ। भैया अकेले जाने नहीं दे रहे थे, उनसे मिन्नतें की। वापस जाना जरूरी है। अमायरा ने कहा, तो कल कब निकल रही हो? कल शाम की फ्लाइट है। अमायरा का जवाब सुन उसके दोस्तों ने कहा, ऑल राइट, तुम्हारे फ्लाइट पकड़ने से पहले हम पार्टी अरेंज करेंगे। अमायरा कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उसे धक्का लगा और हाथ में पका जूस उसकी साड़ी पर गिर गया। वहां खड़ी एक लेडी ने कहा, फॉरगिव मी, आई वॉज डिजी एंड ऑल दिस हैपेंड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इल हैंडल IT। पे आ की मात्रा, यर पे आ की मात्रा ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यही वेट करो, मैं इसे साफ करके आती हूँ। अमायरा पार्टी हॉल से निकल गई। होटल के एक रूम में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग खत्म हुई तो क्रिश ने क्लाइंट के साथ डिनर किया। क्लाइंट ने जब ड्रिंक के लिए पूछा तो क्रिश ने इनकार कर दिया। I want to drive again sometime, ओक, नो प्रॉब्लम, क्लाइंट ने कहा। अमायरा ने अपनी साड़ी को क्लीन किया। मूड खराब हो गया था उसका। लेडी उम्र दराज थी, इसलिए उसने गुस्सा नहीं किया। कितना ऑड लगेगा, मैं इस हॉल में पार्टी में जाऊंगी। अब जब तक ये सूख नहीं जाता मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। अमायरा वॉशरूम से बाहर निकल गई। फिलहाल पार्टी में नहीं जा सकती थी, इसलिए यहाँ वहाँ घूमने लगी। लिफ्ट के पास डेजा का साइन लगा हुआ था। मैकेनिक अपना काम कर रहे थे, तभी वहां खड़ा आदमी फोन पर बात करते हुए बोला, विच रूम्स लॉक इज फॉल्टी एंड मैसेज मी आफ्टर द लिफ्ट इज रिपेयर्ड, वी विल फिक्स इट टू। अमायरा चलते चलते रुक गई। ऐसा लगा जैसे ब्लाउज की हुक खुल गया हो। ये महसूस होते हुए उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने तुरंत बालों से क्लेचर हटा लिया जिससे उसकी पीठ ढक जाए। समझ नहीं आ रहा था कहा जाए। उसे एक रूम का दरवाजा खुला हुआ नजर आया जिसे किसी प्लास्टिक के बॉक्स से टिका रखा था। अमायरा ने उस बॉक्स को अंदर की तरफ धकेला और रूम के अंदर चली आई। उसने जल्दी से रूम बंद किया और दरवाजे को ओर मुंह करके खड़ी हो गई। वहीं उस रूम में चेयर पर बैठे शख्स ने पीछे मुड़कर देखा। वो और कोई नहीं, क्रिश था। किसी लड़की का वहां होना उसे समझ नहीं आया। अमायरा ने बालों को समेटकर कंधे के एक ओर कर लिया, तभी पीछे से आवाज आई, तुम कौन हो? जैसे ही किसी आदमी की आवाज अमायरा ने सुनी, वो तुरंत पीछे की ओर पलटी। क्रिश को देखते ही आंखें एकदम सी बड़ी हो गई। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिश ने सवाल किया। बकवास बंद करो। अगर मालूम होता तुम यहाँ हो तो कभी न सवाल करती। ये बोल अमायरा जाने लगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला।
अमायरा खींचते हुए बोली, अब इसे क्या हो गया? वो नहीं खुलेगा अब क्योंकि उसका लॉक खराब है। मैंने कंप्लेंट की थी लेकिन अभी तक ठीक करने के लिए आए नहीं। उसे बंद होने से रोकने के लिए वहाँ प्लास्टिक का बॉक्स रखा था जिसे तुमने अंदर फेंक दिया। क्रिश की बातें सुनकर अब उसका सिर दर्द से फटने लगा था। उसने घूरकर क्रिश को देखा और फिर दरवाजा पीटने लगी। हेल्प, प्लीज हेल्प मी, इज एनीबडी देयर? क्रिश अपने हाथ बांधकर बोला, कोई नहीं सुनेगा। ये साउंड प्रूफ कमरा है, एक सुई की आवाज भी बाहर नहीं जाएगी। अमायरा पलटकर बोली, अपना मुंह बंद रखो, जब भी खोलते हो कुछ बुरा ही बोलते हो। अच्छा नहीं बोल सकते तो मुंह बंद रखो ना। उसे फटकार लगाने के बाद अमायरा ने अपना फोन खोला। कॉल तो तब लगता जब वहां सिग्नल होता। उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। क्रिश ने चेयर अपनी ओर घुमाया और आराम से जाकर बैठ गया। तुमने रूम बंद कर दिया है। जेमा की वजह से नेटवर्क भी चला गया। मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सचमुच एक मुसीबत हो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नीचे मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अमायरा कह ही रही थी तभी क्रिश बोला, मैं मुसीबत हूँ और तुम मुसीबत से मदद मांग रही हो। ये सही नहीं है। अमायरा ने गुस्से से अपने हाथ की मुठियां भींच ली। वो परेशान हो गई थी क्रिश से। बार बार अपने फोन को यहाँ वहाँ घुमा नहीं थी ताकि सिग्नल मिल जाए और वो किसी को फोन कर सके। क्रिश ने अपना कोट उतारकर अमायरा की ओर बढ़ा दिया। इसे पहन लो। अमायरा ने नासमझी से उसे देखा और बोली, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। खुद को अच्छा प्रीटेंड मत करो और मुझसे दूर ही रहो। आंखें अभी भी हैरानी से बड़ी थीं उसकी। क्रिश ने अपनी नजरें उठाई। उसने हैरान देख क्रिश आगे बोला, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यहाँ सिर्फ मीटिंग के लिए आया था। कुछ देर बाद जाने ही वाला था कि तुम अंदर चली आई। उसके बाद अमायरा कहने से हिचकिचा रही थी। जब क्रिश ने अपने बारे में इतना कुछ बताया तो वो भी चुप नहीं रह सकती थी। उसने भी अपने बारे में बताया, तुम्हारी तरह मेरी कोई बड़ी फैमिली नहीं है। एक छोटी सी दुनिया है। मॉम डैड बचपन में ही चल बसे। मेरी पूरी फैमिली सिर्फ मेरे भैया हैं। दुनिया का इकलौता इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और उनके लिए मैं ही पूरी दुनिया हूँ। क्रिश ने कहा, आई एम सॉरी अगर मेरे इस सवाल से तुम्हें बुरा लगा हो तो। जब छोटी थी तब फर्क पड़ता था इन बातों से, लेकिन अब मैंने सच को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अमायरा ने ये कहते हुए एक गहरी सांस भरी। क्रिश ने अपना हाथ टेबल पर टिकाया और अपना चेहरा रख लिया। होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। अमायरा का साथ होना उसे अच्छा महसूस करवा रहा था। क्रिश ने आगे पूछा, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? आर्ट्स कॉलेज में सेकंड ईयर में हूँ। वैसे तुम क्या सीख रही हो आर्ट्स कॉलेज में? क्रिश के इस सवाल पर अमायरा थोड़ा रुककर बोली, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और फोटोग्राफी भी। किसी भी तस्वीर को पर उतारना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता है बस एक जान की कमी है, वरना सब हकीकत बनकर मेरे सामने आ जाएगा। पेंटिंग। मेरी भी तस्वीर बनाओ। चिंता मत करो, फ्री में नहीं बनवाऊंगा। जितनी फीस लगेगी दे दूंगा। बोलो, बनाओगी मेरी पेंटिंग? क्रिश ने कहा तो अमायरा हंसने लगी। उसे हंसते देख क्रिश ने पूछा, मैंने कोई जोक नहीं किया। आई एम सीरियस। मैं किसी के कहने पर पेंटिंग नहीं बनाती। जब मेरा दिल चाहता है तब बनाती हूँ। अगर तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहा तो जरूर बनाऊंगी, वरना नहीं। ऐसा क्या? फिर तो इत्मीनान से मेरा चेहरा देखो। जब भी मेरी तस्वीर पूरी करोगी मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। क्रिश ने कहा। पल भर कूलिए दोनों की नजरें एक दूसरे पर जम सी गई। अचानक ही कमरे की लाइट्स बुझ गई। अमायरा की घबराहट बढ़ गई। ये लाइट्स को क्या हो गया? उसकी आवाज डरी हुई थी। क्रिश उठकर उसके पास चला आया। उसने अमायरा का हाथ थामा तो अमायरा उठ खड़ी हुई और घबराकर उसके नजदीक चली आई। लाइट्स को क्या हुआ? मुझे अंधेरा नहीं चाहिए। कहो न लाइट्स ऑन करे। क्रिश ने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। उसने रोशनी अमायरा के चेहरे के तरफ की। देख पाना संभव था कि वो सचमुच बहुत डरी हुई हैं। क्रिश ने अपना कोट वापस अपनी तरफ कर लिया। वो बिना अमायरा की ओर देखे बोला, मैंने सब देखा। अमायरा ने नासमझी से उसकी ओर देखा।
क्रिश अपनी नजरें झुकाए बोला, तुम्हें जब दरवाजे के पास खड़ी थी तो देखा था तुम क्या कर रही थी, इसलिए कह रहा था इसकी तुम्हें जरूरत है। उसकी बातें सुन अमायरा दीवार से जा लगी। चुप, एकदम चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलना। अमायरा ने बिल्कुल चुप करवा दिया। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम क्रिश की ओर बढ़ाए। उसके पास आकर अमायरा ने अपना हाथ बाया। क्रिश ने अपना कोट उसके हाथ में दे दिया। अमायरा चुपचाप उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गई। कुछ देर ठहरकर क्रिश ने पूछा, तुम शादी अटेंड करने आई हो क्या? अमायरा चुप रही। तभी क्रिश बोला, यहाँ करने को हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। जब भी मिलते हैं हम सिर्फ झगड़ते हैं। बेहतर होगा कि एक दूसरे के बारे में जान ले। मैं अजनबियों से जान पहचान नहीं बाती। अमायरा ने मुंह बनाकर कहा, जान पहचान बढ़ाओगी तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहेंगे। खैर, शुरुआत मैं ही करता हूँ। मेरा नाम क्रिश मल्होत्रा है। यहाँ स्टडीज के लिए आया था। स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद इंडिया लौट जाएगी। बड़ी फैमिली है, मॉम डैड भैया भाभी बड़े पापा बड़ी मॉम सब हैं। अब तुम बताओ।